नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए अर्धवार्षिक कक्षा 12 हिंदी समान हिंदी का पेपर। ये पेपर आपके लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम आपके लिए सॉल्व पेपर लेके आए हैं दोस्तों। आपकी डिमांड पर हमने सॉल्व पेपर बनाया है, पूरा सॉल्व पेपर है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, सॉल्व पेपर है दोस्तों। ये सॉल्व पेपर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने पर हमने इसके पूरा सॉल्व पेपर बनाया दोस्तों, तो पूरा ज़रूर देखिएगा। और यदि आपके कोई क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो रहा हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? त्यागपत्र प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। गोदान, रंगभूमि और निर्मला, ये तीनों प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेम सागर में रचनाकार हैं। प्रेम सागर के रचनाकार कौन से हैं दोस्तों? पंडित लल्लू लाल हैं। कौन है दोस्तों? पंडित लल्लू लाल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर गा है, अशोक के फूल के निबंध है। अशोक के फूल निबंध है, किस विधा के निबंध है? मनोवैज्ञानिक है, बुद्धि प्रधान है, ललित हैं, ऐतिहासिक। कैसे हैं दोस्तों? ललित हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम कॉलेज आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? आगरा में स्थित है। हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। हिंदी गद्य साहित्य के जनक कौन माने जाते हैं दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अमीर खुसरो कवि हैं। अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं दोस्तों? आदिकाल के कवि हैं। अमीर खुसरो आदिकाल के कवि हैं दोस्तों। अगला है, कीर्ति के रचनाकार हैं। कीर्तिलता के रचनाकार कौन से हैं दोस्तों? दलपति जी हैं। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके आंसर लेकर आए हैं दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? सर हैया को माना जाता है हिंदी का प्रथम कवि। हिंदी की प्रथम रचना क्या है दोस्तों? हिंदी की प्रथम रचना है दोस्तों पृथ्वीराज रासो। खड़ी बोली का प्रथम काव्य क्या है दोस्तों? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है दोस्तों प्रिय प्रवास। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे के दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको ये गद्यांश पढ़ना है दोस्तों। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है, और पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो यह कल्पना संभव नहीं है। यह पृथ्वी की जन दोनों सम्मिलित राष्ट्र स्वरूप संपादित करता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त हुई है। पृथ्वी माता की जन और सच्चे अर्थ। पृथ्वी का पुत्र कौन है दोस्तों? पद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताना है दोस्तों। दोस्तों आपसे पूछा गया पद्यांश के पाठ और लेखक का क्या नाम है, तो पाठ है दोस्तों राष्ट्र का स्वरूप। कौन सा पाठ है दोस्तों? राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र के स्वरूप पाठ से लिया गया है दोस्तों। इसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इसके कौन है दोस्तों? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, इसके राइटर हैं दोस्तों। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? आपको देना है पृथ्वी और जन दोनों सम्मिलित राष्ट्रों का कब असंभव है दोस्तों? पृथ्वी पर निवास करने वाले मनुष्य का दूसरा अंग पृथ्वी हो या मनुष्य हो, राष्ट्र की कल्पना असंभव है। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य का दूसरा अंग है दोस्तों। कहाँ है? ये मनुष्य दूसरा अंग है पृथ्वी पर निवास करने वालों। आपको इसी से छांट कर देना है। राष्ट्र की कल्पना कब नहीं हो सकती? पृथ्वी और जन दोनों को मिलाकर क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं दोस्तों? राष्ट्र का स्वरूप संपादित करते हैं दोस्तों। इसका क्या हो जाएगा तीसरे का आंसर? राष्ट्र का स्वरूप। पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा करती है? जन के कल्याण के लिए पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा करती है। किसके लिए? जन्म के कल्याण के लिए, जन के कल्याण के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जन के कल्याण के लिए। निम्नलिखित पद्यांशों को पढ़कर नीचे के दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। निम्नलिखित में से एक लेखक का परिचय दीजिए और उनकी प्रमुख रचनाएं लिखिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखना है दोस्तों, या वासुदेव शरण अग्रवाल जी का लिखना है, या तो आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का लिखना है। हमने आपको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का दिया है दोस्तों। देख लीजिए एक बार इनका जीवन परिचय।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये हाफ ईयरली के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, ये वार्षिक परीक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। जीवन परिचय। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योति एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इन्हें ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च ज्ञान प्राप्त किया। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। वहाँ ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निर्देशक के रूप में कार्य करते रहे। वहीं इनके विस्तार और अध्ययन का लेखन प्रारंभ 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय में DELED की उपाधि प्राप्त की। सन 1957 में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि दी और इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी विभाग पद पर कार्यरत किया और उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष रहे। तत्पश्चात ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे। 19 मई 1969 ईस्वी को वयोदस्त साहित्यकार रुग्णा को स्वर्गवास हो गए दोस्तों। इनका स्वर्गवास 19 मई 1979 ईस्वी को हुआ। साहित्य में योगदान। हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखन, अन्वेषण, आलोचक, संपादक एवं उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल एवं वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। वे मौलिक चिंतन, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्म, बांग्ला और संस्कृति के प्रकांड विद्वान थे। इनकी रचनाओं में नवीन एवं प्राचीनता का अपूर्व समन्वय था। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविन्द्रनाथ टैगोर स्पष्ट प्रभाव है। इनमें विश्व भारती एवं अभिनव भारती ग्रंथमाला का संपादन किया। इन्होंने अपभ्रंश और लुप्तप्राय जैन साहित्य को प्रकाश में लाकर अपनी गहन शोध दृष्टि का परिचय दिया। निबंधकार के रूप में विचारात्मक निबंधकार, लेखन, संस्कृति एवं साहित्य की रक्षा की। इन्होंने नित्य प्रति के जीवन में गतिविधियों को आधारभूत मार्मिक क्या चित्रण किया। ये हिंदी ललित निबंध लेखकों के अग्रणी थे। हिंदी द्विवेदी युग में DELED पद्म भूषण, मंगला प्रसाद पारितोषिक के सम्मानित किया गया। आलोचक के रूप में द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में नवीन दृष्टि से विचार किया। इन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल में नवीन सामग्री पर आधार शोध परक विश्लेषण प्रस्तुत किया। सूर साहित्य पर इन्होंने भावपूर्ण आलोचना प्रस्तुत की। इन्होंने समीक्षात्मक निबंध, विभिन्न उपन्यास के रूप में द्विवेदी जी की 4 उपन्यासों की रचना की। इन्होंने रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रचना देख लीजिए। निबंध है इनके अशोक के फूल, कुटज है, विचार प्रवाह है, विचार और विवर्तक है, आलोक पर्व है, कल्पता है दोस्तों। दूसरे है दोस्तों आलोचना साहित्य, सूरदास, कालिदास की ललित योजना, कबीर साहित्य, सहचर मर्म, इतिहास है दोस्तों। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उपन्यास है दोस्तों। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद लेख पुनर् और अनाम दास का पोथा संपादन किया। इन्होंने नाथ सिद्धों और बनिया संपत्ति, पृथ्वीराज सासु, संदेश रासक अनुसूचित दी हैं दोस्तों। इन्होंने प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह को और साहित्य में स्थान। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे। इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास में लेखन में नवीन दिशा प्रदान की। वे प्रकांड विद्वान, उच्च कोटि के विचारक और समर्थक आलोचक थे। गंभीर आलोचना एवं विचारधारा में निबंधों को उत्कृष्ट रचना की दोस्तों। इसके बाद है आपका एक जीवन पद में भी लिखना है दोस्तों, तो वहाँ पर हमने लिखा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। तो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में माघ शुक्ल 10वीं संवत 1945 ईस्वी में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ये तम्बाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। ये बड़े मिलनसार, हंसमुख तथा सरल स्वभाव के थे। इनका बचपन बहुत सुख से बीता, किंतु उदार प्रकृति तथा दानशीलता के कारण ये ऋणी हो गए और अपना पैतृक संपत्ति का कुछ भाग बेचकर इन्होंने ऋण से छुटकारा पाया। अपने जीवन में इन्होंने कभी अपने व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और चिंताओं ने इन्हें घेर लिया। बाल्यावस्था में ही इन्होंने काव्य के प्रति अनुराग था, ये उत्तरोत्तर बढ़ते ही गया। ये बड़े स्वाभिमानी थे। अपनी कहानी अथवा कविता में पुरस्कार स्वरूप एक भी पैसा नहीं लेते थे। यद्यपि इनका जीवन बड़ा नपा तुला और
संयमशीलता, किंतु दुखों के निरंतर आघातों से ये बच ना सके और संवत 1994 ईस्वी या 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रसित होकर इनका स्वर्गवास सिधार गए। साहित्य में सेवाएं दोस्तों, श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक और नायककार तथा प्रतिनिधि कवि थे। साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटक कथाकार तथा उपन्यास भी थे। ये विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने काव्य की आध्यात्मिक नादवाद प्रतिष्ठा की, प्रेम और सौंदर्य काव्य की प्रमुख विषय रहे हैं, किंतु मानवता संवेदना उनकी कविता की प्राण है। रचनाएं दोस्तों, प्रसाद जी ने अनेक विषयों व भाषाओं पर प्रकांड पंडित की विशिष्ट रचनाएं की दोस्तों। मुख्य रचनाएं दोस्तों, कमायनी, यह शंकर प्रसाद की कालजयी रचना है। इसमें मानव को श्रद्धा और मनु के माध्यम से हृदय और बुद्धि में समन्वय का संदेश दिया गया। रचना में कवि मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिल चुका है दोस्तों। आंसू इनका दूसरा है दोस्तों। तीसरी है दोस्तों लहर, यह प्रसाद जी की भावात्मक काव्य ग्रह झरना है दोस्तों। इसमें प्रसाद जी ने छायावादी कवि संकलित किया, इसमें सौंदर्य और प्रेम की अनुभूति का साकार किया। कहानी दोस्तों, कहानी है आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी है दो उपन्यास है, कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण। निबंध है दोस्तों, काव्य एवं कला एवं अन्य निबंध, चंपू है दोस्तों, प्रेमराज, इनके अन्य काव्य ग्रंथ, चित्राधार, कानून, कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, प्रेम पार्थिक साहित्य में स्थान। प्रसाद जी असाधारण प्रतिभाशाली कवि थे और उनके काव्य में ऐसे नैर संहारिक, आकर्षक एवं चमत्कार की हृदय पाठक उनमें रसमंग हो गए और मगन हो गए दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। वीडियो बड़ा होने वाला है क्योंकि हम पूरा सॉल्व पेपर लेकर आए हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना है आपको, एक भी मिस नहीं करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, निम्नलिखित मुहावरों में लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कर दिए। 9 2 11 होना, 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। राम वहां खड़े खड़े अचानक भाग गया। 9 2 11 हो जाना मतलब भाग जाना। भाग जाना मतलब राम वहां मार्केट में खड़े हुए अचानक कहीं गायब हो गया, तो इसे क्या कहेंगे, यह 9 2 11 हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए दोस्तों। सही अर्थ चुनकर लिखना, कुल, कूल। कुल मीन्स क्या होता है दोस्तों, वंश होता है, और कूल मीन्स क्या होती है, आवाज होती है। तो कौन सा सही हो जाए, इसका घा सही हो जाए। अभिराम और अविराम, अभिराम और अविराम क्या है, सुंदर और लगातार। अगला है दोस्तों खा नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। अली का अर्थ है दोस्तों भगवान या परमात्मा। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए किसी एक शब्द का चयन कीजिए दोस्तों। आशा से अधिक, आशा से अधिक क्या दोस्तों, अत्यधिक। जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। क्या हो जाएगा दोस्तों, जिसका कोई शत्रु न, अजात शत्रु। जिसकी कीमत ना हो, बहुमूल्य। जिसकी कीमत ना हो वो कैसी वस्तु होगी, जिसकी बहुमूल्य। जो कम खाता हो, तो कम खाता हो, अल्पहारी। क्या हो जाएगा दोस्तों, अल्पहारी। ये आप लिख लीजिएगा दोस्तों। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से दो वाक्यों को शुद्ध कीजिए। मीराबाई कृष्ण की भक्त कवि हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, मीराबाई कृष्ण की भक्ति कावित्री है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, भक्त कावित्री हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, कावित्री है। तो क्या हो जाएगा पूरा टेंस, मीराबाई कृष्ण की भक्त कावित्री हैं। दो का प्रयोग करना है आपको दोस्तों। दूसरा क्या हो जाएगा, तेरे को क्या चाहिए, तो तुम्हें क्या चाहिए। क्या हो जाएगा दोस्तों, तुम्हें क्या चाहिए। अगला है दोस्तों करुण रस, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, दोहा और सोरठा छंद का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए दोस्तों।
दोहा है दोस्तों। दोहा किसे कहते हैं? दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा क्या है दोस्तों? दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले चरण और दूसरे चरण, पहले और तीसरे चरण विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है और दूसरे तथा चौथे सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। इसका उदाहरण है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, तात जा तन की छाई पर श्याम हरित तुई होए। पहले में और दूसरे में, पहले और तीसरे में 13-13 है, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्रा है। सोरठा क्या होती है दोस्तों? सोरठा क्या होता है? सोरठा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोरठा अर्धमात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और चौथे और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्रा होती है। इसका उदाहरण है दोस्तों, देख लीजिए, उदाहरण मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। राम स्वरूप, राम स्वरूप तुम्हार बयन अगोचर बुद्धि, अबित अखत पकार नेति नेति नित निगाह। नेक्स्ट है दोस्तों करुण रस। करुण रस लिखना है दोस्तों आपको, तो करुण रस कैसे लिखेंगे? करुण रस अर्थ होता है बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्रव नाश या प्रेमी से सदैव के लिए बिछड़ जाने के कारण रस उत्पन्न होता है। करुण रस उत्पन्न होता है। शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से करुण रस की दशा प्राप्त होती है दोस्तों। इसका उदाहरण है, क्यों छलक रहा है दुख मेरे ऊषा की मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा है मुख मेरा संध्या की घन अलकों में आंसू से। शांत रस है दोस्तों। शांत रस संसार की सारता तथा इसकी वस्तुओं की नरस्वरता का अनुभव करने से ही चिंतन का वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार निवेद नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव संयोग से शांति रस का ग्रहण होता है। इसका उदाहरण दोस्तों, अब लो नरास नसानी अब ना नसहो, राम कृपा भव निशा निरानी जागे फिर न डसो। पावो नाम चारु चिंतामणि उत्कट ले सौखोल, श्याम रूप रुचि रुचिकर कसौटी चित कंचनरी हो। पर बस जानी हर्षो इंद्र इंद्रते निज बस हूँ, मधु मधुकर पन करी तुलसी रघुपति पद कलम बस्यो। यमक अलंकार दोस्तों। यमक अलंकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है या भिन्न भिन्न अर्थों को प्रयुक्त होता है, यमक अलंकार कहलाता है। काली घाटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक छंद वृंद खिले। तो क्या आया दोस्तों? घटा 2 बार आया, तो ये कैसा अलंकार है? यमक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार दोस्तों, जहाँ उपमेय जिसके लिए उपमा दी गई हो, में उपमान उपमेय की जिसके साथ तुलना की जाती की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने मात, मनो नील मणि शैल पर आपत पर्यो प्रभात। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बैंक से ऋण लेने के लिए प्रार्थना पत्र कैसे लिखें? बैंक से ऋण लेने के लिए प्रार्थना पत्र कैसे लिखें, यह आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। भारतीय स्टेट बैंक शाखा प्रबंधक से निजी उच्च शिक्षा अध्ययन या चिकित्सा इंजीनियरिंग हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र कैसे लिखें। यह आपसे अपनी उच्च शिक्षा को पूरी करने के लिए शैक्षिक ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से बैंक प्रबंधन को पत्र कैसे लिखें। तो स्टार्ट करेंगे सेवा में। सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, आपको बैंक का नाम डालना है, मुख्य का नाम डालना है। विषय अध्ययन के लिए ऋण प्राप्त हेतु। महोदय, महोदय मैं विकास, यहाँ आपको अपना नाम डालना है दोस्तों। चौधरी चरण विश्वविद्यालय मेरठ में BA SC भौतिक रासायनिक गणित परीक्षा प्रथम वर्ष 70 अंकों से प्राप्त उत्कीर्ण। मैंने BA द्वितीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है और साथ साथ प्रशासनिक सेवा की परीक्षाओं की तैयारी करना चाहता हूँ और मेरा अध्ययन आबाद चल रहे हैं। इसके लिए मुझे 2 लाख रुपए की आवश्यकता है। मुझे पता चला है कि आपके बैंक में
अनेक योजनाओं में एक योजना के अंतर्गत अध्ययन के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके द्वारा प्रदान किए गए भुगतान की अध्याय पूर्ण होने पर यथाशीघ्र शुरू कर दी जाएगी। उपयुक्त उद्देश्य हेतु सक्रिय सहयोग की अपेक्षा की जाए। धन्यवाद लिखेंगे दोस्तों, इस साइड डेट लिखेंगे, यहाँ भौदी लिखेंगे दोस्तों। लास्ट है दोस्तों आपका संक्रमण रोग का कारण या कोरोना वायरस। आपके लिए निबंध है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 10 नंबर का निबंध आता है आपको। संक्रमण रोग का कारण या कोरोना वायरस, ये आपको लिखना है दोस्तों। इसकी प्रमुख हेडिंगें याद कर लीजिए, फिर अपने हिसाब से लिख सकते हैं दोस्तों। प्रमुख बिंदु क्या होंगी दोस्तों? प्रस्तावना होगी, ये कैसे फैला, कोरोना वायरस के लक्षण क्या हैं, कोरोना वायरस से बचने के कुछ उपाय क्या हैं, कोरोना वायरस चीन का पहला वार है दोस्तों, कोरोना वायरस से निपटने की खोज, लॉकडाउन की भारत में पहल, उपसंहार दोस्तों। तो प्रस्तावना में लिखना है कोरोना वायरस कहाँ से आया है, कैसे आया है, हमें पता नहीं चला, लेकिन समाचार की दृष्टि से ये कोरोना वायरस चीन की वुहान राज्य में फैला हुआ है। ये आप कैप्चर करते जाइए दोस्तों, बड़ा हो रहा है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो आप कैप्चर कर लीजिए और लिख लीजिएगा दोस्तों। तो कैप्चर कर लीजिए दोस्तों। कोरोना वायरस का निबंध है दोस्तों, बड़ा हो रहा है तो आप कैप्चर कर सकते हैं इसे और लिख लीजिएगा दोस्तों। ये कैसे फैला, इसके बारे में पूर्ण जानकारी। कोरोना वायरस के लक्षण क्या थे? तेज बुखार, गले में दर्द, खत्म न होने वाली खांसी और सांस लेने में तकलीफ, अंत में फेफड़ों को कमजोर कर देता है। कोरोना वायरस से बचने के कुछ उपाय, जैसे सैनिटाइजर को हाथ में लगाना, मास्क पहनना। कोरोना वायरस चीन का पहला बार 11 जनवरी 1920 को चीन के 61 वर्षीय आदमी की मौत की जानकारी से हुई थी दोस्तों। कोरोना वायरस से निपटने की खोज, दुनिया की कोरोना वायरस से निपटने की वैक्सीन की खोज जुट गई थी, लेकिन कई सफलता हाथ नहीं लगी। लॉकडाउन में भारत की पहल 21 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेतृत्व में समस्त वृद्धोज एवं वरिष्ठ जनता के साथ मिलकर जुलकर लॉकडाउन का प्रारंभ किया दोस्तों। कोरोना वायरस से निपटने की खोज, पूरी दुनिया में खोज की गई। लॉकडाउन से भारत की पहल दोस्तों। ये उपसंहार दोस्तों, उपसंहार देखा जा रहा है जहां मरीज इलाज चल रहा है, वहीं मरीज में कोरोना वायरस का प्रकोप और कोरोना वायरस से बहुत कम समय में और कमज़ोर फेफड़ों को जीवित कर रहे हैं दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, इससे हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे दोस्तों। यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हिंदी का फुल रिवीजन पेपर लेकर आए थे आपके लिए हम, आपकी डिमांड पर दोस्तों। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।